जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम आगरा बाजार नामक जो नाटक है इसको देखेंगे। इसके लेखक कौन है दोस्तों? हबीब तनवीर। देखते हैं। सबसे पहले तो अभी तक अगर क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक करना है। अगर आप नेट जे वाले ग्रुप में जुड़ना चाहते हो मेरे ग्रुप में, तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। क्लास को लाइक और कमेंट जरूर करना है दोस्तों क्लास पर। लेखक की बात करें दोस्तों, तो लेखक कौन है? हबीब तनवीर। लेखक कौन है? हबीब तनवीर। इसका प्रकाशन व रंगमंच की प्रस्तुति कब हुई दोस्तों? 1954 में। 1954 में प्रकाशन भी हुआ और रंगमंच पर प्रस्तुति भी हुई इनकी, इस नाटक की। हबीब तनवीर के 3 नाटक और भी हैं जो चर्चित हैं। कौन कौन से नाटक हैं? आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, चरणदास चोर। ये नाटक हबीब तनवीर के हैं। ठीक। इनको संगीत अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है एवं पद्म भूषण भी मिला है। यह नाटक नजीर अकबराबादी की शायरी को प्रसिद्ध करने के लिए लिखा गया है। तो ये नाटक नजीर अकबराबादी की शायरी को प्रसिद्ध करने के लिए लिखा गया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें ये आपको नोट करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। किसकी शायरी को प्रसिद्ध करने के लिए लिखा गया है यह नाटक? नजीर अकबराबादी की शायरी को। इस नाटक की भाषा लगभग उर्दू है, यानी उर्दू के शब्दों का ज्यादा उपयोग किया गया है इसमें। यह 2 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का नाटक है? 2 अंकों का। यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। पात्र की बात करें दोस्तों, इस नाटक में कौन कौन पात्र हैं? ककड़ी वाला है, तरबूज वाला है, फकीर हैं, लड्डू वाला, सिपाही, दरोगा, हमजोली, किताब वाला, सोहदा, तजकिरानवीस, शायर, पतंग वाला, बेनी प्रसाद, गंगा प्रसाद, नवासी, मदारी, बेनजीर, रामू इत्यादि। इतने सारे पात्र तो भरमार है दोस्तों, इसमें पात्रों की भरमार है। ठीक। आगे देखते हैं और क्या क्या जानकारी है इस नाटक के बारे में अपने पास। इस नाटक का मंचन 14 मार्च 1954 को जामिया मिलिया इस्लामिया इस के कला विभाग में किया गया है। इस विश्वविद्यालय के कला विभाग में इसका मंचन किया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। जामिया मिलिया इस्लामिया कहां पर है? दिल्ली में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक। 1954 में प्रकाशन हुआ। 1970 और 1989 में 2 बार संशोधन भी हुआ इस नाटक का। इसमें दोस्तों कोई केंद्रीय पात्र नहीं है, यानी इस नाटक में केंद्रीय पात्र नहीं है। यहाँ पर सभी पात्र बराबर भूमिका के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक। अब नाटक को पढ़ते हैं। शुरुआत से विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि पेपर में कहीं से भी प्रश्न बन जाए, अपने प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। नाटक का पहला अंक पढ़ते हैं दोस्तों। बाजार है, बाजार। ठीक। ये बाजार का रास्ता है और यहाँ पर कहीं तो ककड़ी वाले का ठेला है, कहीं लड्डू वाले का ठेला है। यहाँ बहुत सारे ठेले हैं, किसी की दुकानें हैं बाजार में। ठीक। किसी की दुकानें हैं बाजार में, किसी की दुकानें हैं। इस तरह बाजार का नक्शा है। ठीक। अब शुरुआत करते हैं नाटक की। 2 फकीर, शहर आसोब, इसका मतलब है नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कविता गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं। यानी मंचन हो रहा है नाटक का, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। स्टेज पर जाते हैं और कफनी पहने हुए, एक हाथ में कसकोल। कसकोल क्या होता है? भिक्षा का पात्र। ये शब्द आपको दोस्तों याद रखना है। और तस्बीह क्या होती है? जपने की माला।
जपने की माला। और दूसरे में एक डंडा लोहे के कड़े लिए हुए हैं, पर्दे के सामने खड़े होकर नज्म सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? नज्म सुनाते हैं और ताल पर कड़े बजाते जाते हैं। अब कौन सी नज्म सुनाते हैं? सुनिए। है अब तो कुछ सुखन, सुखन यानी होता है वाणी, बोली या कविता, कि है अब तो कुछ सुकन का मेरे इख्तियार बंद, रहती है तब सोच में ले लो निहार बंद। इनके जो दोस्तों जो उर्दू के शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ हिंदी में क्या है ये कोष्टक में दिया गया है, तो आप इनको पढ़ लेना। ठीक। दरिया सुखन की फिक्र का है मौजदार बंद, हो किस तरह न मुंह में जुबां बार बार बंद। अब आगरे की खल्क का हो रोजगार बंद, जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात। किस किस के दुख को रोइए, किसके कही ये बात, रोजी के अब दरख्त का हिलता नहीं है पात। यानी रोजगार नहीं, अच्छे से नहीं चल रहा इनका। ठीक। मुल्ला कहो दबीर कहो आगरे का है, मुफलिस कहो फकीर कहो आगरे का है, शायर कहो नजीर कहो आगरे का है। तो नजीर की कविताएं हैं ये जो इस नाटक में आई हैं, सभी कविताएं किसकी हैं? नजीर की। नजीर की नज़्में, कविताएं या शायरी सब किसकी है? नजीर की। इसकी नजीर की शायरी को भी प्रसिद्ध करने के लिए ये नाटक लिखा गया है। नजीर कहाँ का है? आगरे का है। इस वास्ते ये उसने लिखे 4-5 बंद। ठीक। तो ये 4-5 बंद किसने लिखे? नजीर ने। दोस्तों अब एक फैक्ट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पिछली बार जो दिसंबर में पेपर हुआ था तो आगरा बाजार नाटक में ये प्रश्न बना था कि इनकी जो नज्म आई हैं उनको क्रम के अनुसार लगाइए जैसे नाटक में आई हैं। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी क्या करना है? इनकी पहली और दूसरी पंक्ति का आपको ध्यान में रखना है, बस इसी से आपको क्रम दिया जाएगा। हो सकता है इस बार भी दे दे। है अब तो, है अब तो कुछ सुखन का मेरे इख्तियार बंद, इस तरह पहली और दूसरी पंक्ति याद में रखनी है आपको, कौन सी क्रम के हिसाब से आ रही हैं ये नाटक में। ठीक। आगे देखो। अब ये नज्म पढ़ते हुए स्टेज से बाहर चले जाते हैं फकीर लोग जो आते हैं, साथ ही पर्दा बड़ी तेजी से उठता है, बाजार में अजीब बेरौनकी है। ठीक। अब आ गया सबसे पहले, अब पात्रों का क्रम भी आपको याद रखना है। नाटक में सबसे पहले कौन आया? लड्डू वाला। फिर कौन आया? तरबूज वाला। फिर कौन आया? बर्फ वाला। फिर आया ककड़ी वाला। फिर कनमेली आया। फिर आया पान वाला। तो ये इनका क्रम आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले किसका क्रम आया है। इस बार यहां से भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों, तो इनका क्रम आपको याद में रखना है पात्रों का। ठीक। क्या कहते हैं लड्डू वाला? ढेले के 6 खा के देखो मियाँ तिल के लड्डू, मिश्री के समान मीठे लो खाओ। यानी लड्डू वाला लड्डू बेच रहा है अपनी अपने हिसाब से, जैसे शब्दों का चयन करके वो लड्डू बेचता है। लेकिन वो बच्चा मुंह फेर लेता है, जिस बच्चे की तरफ देख के कहता है कि ले लो भैया ढेले के 6 ले लो, लेकिन वो बच्चा क्या करता है? वह मुंह फेर के चला जाता है, उसके लड्डू नहीं बिकते हैं। अब तरबूज वाले का हाल देखो। तरबूज ठंडा तरबूज, जिगर की प्यास बुझाने वाला ठंडा तरबूज, राहगीर कोई ध्यान दिए बिना ही गुजर जाते हैं। यानी तरबूज वाला भी अपने प्रयास करता है कि कोई ग्राहक आए, लेकिन उस पर भी कोई ग्राहक नहीं आता है। फिर आगे बर्फ वाला है। बर्फ वाला कह रहा है मलाई की बर्फ को, बर्फ को, यानी बर्फ वाले के पास भी कोई नहीं आता। ककड़ी वाला है। ककड़ी वाला कह रहा है ताजा ककड़ियां, दमड़ी की 4 ताजा ककड़ियां। इस तरह ककड़ी वाला आवाज लगाता है। कितनी दे रहा है? दमड़ी की 4 बेचता है। ठीक। ये फैक्ट दोस्तों आपको याद में रख लेना है ककड़ी वाले का, दमड़ी की 4 ककड़ी बेचता है ये। ठीक। कनमेलिया दांत कुरेदो, कान का मेल निकालो, 1 6 दाम में। पान वाला कहता है आओ बाबूजी बनारसियों में, बनारसियों के टुकड़े लगा दिए हैं,
पान खाओ मुंह रचाओ। और ककड़ी वाला फिर आ जाता है, लड्डू वाले से कहता है कि तू मेरी जगह पर बैठा है। अब बाजार में क्या है, झगड़ा हो जाता है। किससे झगड़ा होता है? ककड़ी वाले का झगड़ा हो जाता है बाजार में और दुकान वालों के साथ। ठीक, तो लड्डू वाले से कहता है ककड़ी वाला कि फिर तू मेरी जगह बैठा। लड्डू वाला कहता है तभी तो मेरे लड्डू नहीं बिक रहे, मंदा माल है, घंटे 2 घंटे में खत्म हुआ जाता है। सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका हूं, अभी हैं 2 घड़ी बाद न मिले, अभी हैं 2 घड़ी बाद न मिले। ठीक, अब मतलब लड्डू वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा है कि भैया आ जाओ, लड्डू ले जाओ, अभी 2 घंटे पहले 200 लड्डू बेच चुका हूं और बाद में बचे कि न बचे। इस तरह लड्डू वाला अपने पास ग्राहक को बुलाना चाहता है। ककड़ी वाला कहता है मेरी जगह पर बैठा है और झूठ बोलता है, सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका हूं। फिर लड्डू वाला कहता है फिर क्या कहूं, 10 दिन से एक भी लड्डू नहीं बेचा है। ये व्यापार की बात है मेरी जान, यहाँ बातों के पैसे मिलते हैं। इस तरह लड्डू वाला कहता है। इतने में एक मदारी बाजार में आ जाता है दाईं तरफ से और अपने साथ बंदर लिए हुए आता है और अपने तमाशे से अजब रंग जमा देता है बाजार में। ठीक, मदारी आता है बंदर को नचाते हुए, क्या कहता है, हाँ जरा नाच दिखा दो नाच, आगरे शहर में नाच दिखा दो। अच्छा जरा बताओ तो होली में मृदंग कैसे बजाओगे। इस तरह बंदर को कहता है मदारी की अच्छा बताओ तो होली में मृदंग कैसे बजाओगे। तो बंदर मृदंग बजाने लग जाता है। फिर कहता है मदारी हिंदी को राम की कसम, मुसलमान को कुरान की कसम, जरा एक एक कदम पीछे हट जाओ। यानी वहां जो दर्शक इकट्ठे हो गए हैं उनसे बोल रहा है मदारी कि एक एक कदम पीछे हट जाओ। अच्छा अब बताओ नादिर शाह दिल्ली पर कैसे झपटा। फिर बंदर से कहा मदारी ने। तो बंदर एक्टिंग करता है, बंदर मदारी को एक लाठी मारता है। तब मदारी कहता है अरे तुम तो सारे दिल्ली शहर को मार डालोगे, बस करो बड़े मियाँ बस करो। इस तरह मदारी बंदर के साथ खेल दिखाता है बाजार में। मदारी फिर कहता है बंदर से सलाम करो। तो बंदर पान की दुकान पर जो दाएं रास्ते के पास है जाकर खड़ा हो जाता है और सलाम करता है उस दुकान वाले को। अब ककड़ी वाला आता है वापस, ताजा ककड़िया, हाँ हाँ ताजा ककड़ियां। यानी जिस व्यक्ति को बंदर सलाम करता है उसी से ककड़ी वाला कहता है कि हाँ ताजा ककड़ियां हैं भैया, ताजा ककड़ियां ले लो। तो वो आदमी चला जाता है ककड़ी की आवाज सुनकर। तो मदारी गुस्से में हो जाता है और ककड़ी वाले पर झपटता है। ककड़ी वाले के हाथ से टोकरा छीनकर फेंक देता है और ककड़ियां सड़क पर बिखर जाती हैं। मदारी गुस्से में कहता है ककड़ी वाले से अभी तेरा बंदर बनाकर रख दूंगा, साला आया है ककड़ी बेचने, ककड़ी दिखा के हमारा सब आदमी भगा दिया। तो लड्डू वाला कहता है क्यों, तू खुद ही अपनी कमाई के ठीकरे में छेद करने पर तुला है, तेरा आदमी भला वह क्या भगाएगा। जानता नहीं आजकल पैसे का नाम सुनते ही लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये कथन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आजकल पैसे का नाम सुनते ही लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। ये किसका कथन है, ये किसका कथन है, लड्डू वाले का कथन है। अब तरबूज वाला कहता है भगवान झूठ न बुलवाए भैया, 10 दिन से एक तरबूज भी नहीं बेचा हमने। तरबूज वाला मार साले को, मार साले यानी बंदर वाले के बारे में कहते हैं कि मार साले को, बड़ा या बंदर का नाच दिखाने वाला। तो मदारी वहां से भग जाता है बाजार में से बाएं कोने से और कहता जाता है कि वाह रे आगरा क्या औंधा शहर है। इस तरह उनको गाली देकर चला जाता है। अब क्या होता है, फिर से फकीर आते हैं बाजार में और फिर से नज्म सुना के जाएंगे। अब नज्म का शीर्षक आपको ध्यान में रखना है इसका भी। पूछा किसी ने यह किसी कामिल, कामिल का मतलब है पूरे पहुंचे हुए का, पहुंचे हुए। ठीक,
तो पूछा किसी ने या किसी कामिल फकीर से, ये महरो माह हक ने बनाए हैं काहे के। वह सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं जानते। बाबा हमें तो नहीं, बाबा हमें तो ये नजर आती हैं रोटियां, रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो। मेले की सैर ख्वाहिश बागी चमन न हो। भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो। सच है कहा, सच है कहा किसी ने, भूखे भजन न हो। अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते। सब खिस्फ यानी विचार, सब खिस्फ और कमाल है रोटी के वास्ते। जितने हैं रूप सच ये दिखाती हैं रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियां। तो ये शीर्षक आपको ध्यान में रखना है कि अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियां। ठीक, ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी, क्रम से पूछ सकता है क्योंकि एक बार प्रश्न बन चुका है यहां से। ये सूर्य की पंक्ति भी याद में रखना है, कहीं से भी प्रश्न बना सकता है वो। ठीक, कि पूछा किसी ने यह किसी कामिल फकीर से। ठीक, ये लाइन भी आपको ध्यान में रखनी है सूर्य की। आगे देखो, और ये नज्म गाते हुए बाजार से निकल जाते हैं। अब फिर से दृश्य शुरू होता है रेवड़ी वाले से। रेवड़ी वाला कहता है, गुलाबी रेवड़ियां मेरी रेवड़ियां है तर, बाबू लेते जाना घर, खाना चार यार मिलकर गुलाबी रेवड़ियां। तो रेवड़ी वाला रहता है बाजार में। चने वाला कहता है, पैसे वाले को है सस्ता, लड़का मार बगल में बसता, ले स्कूल का सीधा रास्ता, आकर खावे चनाए खस्ता, खाकर जाए मदरसे हंसता, चना जोर गरम। इस तरह चने वाला चने बेचने की कोशिश में है। ककड़ी वाला कहता है, अरे वाह मेरे यार क्या सूझी है। यानी जब कुछ तुकांत मिलाकर चने वाला कुछ कविता टाइप में अपने चने के लिए लोगों को बेचने के लिए लोगों को जो बातें कहता है, उससे ककड़ी वाले को क्या एक तरकीब सूझती है। ठीक, तरकीब याद आती है। क्या तरकीब याद आती है ककड़ी वाले को? ककड़ी वाला सोचता है, क्यों ना मेरे ककड़ियों के लिए भी मैं एक कविता बनवा लूं, कुछ शेर बनवा लूं, जिससे ताकि ताकि जिससे मेरी ककड़ियां जल्दी जल्दी बिक जाए। ठीक, तो ये तरकीब कब सूझी इसने? इसको चने वाले से सूझी है तरकीब। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, चने वाले से तरकीब सूझती है ककड़ी वाले को शायरी बनाने की। अब ककड़ी वाला कहता है कि अरे वाह मेरे यार क्या तरकीब सूझी है। तब लड्डू वाला कहता है, अबे कालिया क्या सूझा तेरे को? ककड़ी वाला कहता है, बिल्कुल नहीं बात, नई बात। तब लड्डू वाला कहता है, आत्महत्या की तो नहीं सूझी? तब ककड़ी वाला कहता है, आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। तो ये फैक्ट दोस्तों, ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये आपको मोस्ट लगा देता हूं मैं, आपको ध्यान में रखना है किसका कथन है, ककड़ी वाले का कथन है। ठीक, आगे देखो, ककड़ी वाला कहता है कि व्यापार की बात सबको बताते रहे तो कमा चुके पैसे। ककड़ी वाला फिर कहता है कि अबे पैतरों की बात हमसे न करना, खुदा कसम हम हाजी शरीफुद्दीन की तालीम के हैं, ऐसी चपत दूंगा कि अभी उड़नछू हो जाएगा। कसम है कलावड्डू, आगरे की बोलचाल का एक निरर्थक शब्द। कसम है कलावड्डू की, इस तरह ककड़ी वाला कहता है। यानी अब झगड़ा शुरू होना हो गया बाजार में, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं लोग। ये ककड़ी वाला, लड्डू वाला, तरबूज वाला, ये गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। सब अपने अपने खोमचे छोड़कर झगड़े में लग जाते हैं। मौका अच्छा देखकर कुछ उचक के आते और बाजार के लौंडे रेवड़ियां, ककड़ी, लड्डू वगैरह लूटना शुरू कर देते। इससे झगड़ा और बढ़ता है और कुमार के एक दो बर्तन टूट जाते हैं। लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं और फिर जैसे ही झगड़ा खत्म होता है, फकीर गाते हुए आते हैं। अब ये फकीर किसकी कविता, किसकी नज्म गा रहे हैं? ये गा रहे हैं नजीर की नज्म को। ठीक, फकीर गाते हुए आते हैं कि यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी, मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर,
देता है वह अपनी जान एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के ख्वान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक उस्तख्वान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी, ये दुख वह जाने जिस पे आती है मुफलिसी। तो ये शीर्षक है इसका, ये दुख वह जाने जिस पे आती है मुफलिसी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, फकीर चले जाते हैं गाते हुए, फिर से बाजार का दृश्य शुरू होता है। ककड़ी वाला कहता है एक सौदे को देख गुजरता हुआ देखकर कि मियाँ, तब सौदा कहता है क्या है मियाँ। तब ककड़ी वाला कहता है कि आप बुरा न मानो तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तब वो कहता है फरमाइए बताइए क्या है भाई। फिर ककड़ी वाला पूछता है क्या आप शायरी करते हैं। सौदा कहता है अभी तक तो तौफीक यानी सामर्थ्य सामर्थ्य नहीं हुआ, मगर आपका मतलब क्यों पूछ रहे हैं भाई, आप यूं ऐसा शायरी करते हैं कि नहीं करते। ककड़ी वाला कहता है यूं ही पूछ रहा हूँ भाई, और सौदा चला जाता है। फिर एक शायर हमजोली के साथ आता है। फिर सौदे के बाद एक शायर आता है। शायर रुक कर कहते हैं और क्या खूब कहते हैं कि न मिल मीर अब के अमीरों से तू, हुए हैं फकीर उनकी दौलत से हम। कितनी अच्छी बात कहता है शायर। यहाँ पर मीर की भी पंक्तियां आती हैं और नजीर की भी है, मीर की भी है। ठीक, तो ये तो है मीर की। ठीक, हमजोली कहता है सुभान अल्लाह वाह, क्या कविता कही है बॉस। इस तरह शायर कविता कहता है और उसका हमजोली, उसका जो आगे पीछे घूमने वाला रहता है या दोस्त रहता है, वो कहता है सुभान अल्लाह क्या कविता कही है बॉस। ककड़ी वाला उसके पास जाकर कहता है शायर के पास सुभान अल्लाह वाह मियाँ वाह, क्या कहने मियाँ वाह, मेरी भी एक छोटी सी अर्ज है। तब शायर कहता है अमा क्या बात है। ककड़ी वाला कहता है अगर आप दो चार शेर मेरी ककड़ियों पर लिख देते तो मैं आपका बड़ा एहसान मानता। शायर हंसने लग जाता है क्या बात कर रहा है ये, ककड़ियों के ऊपर शेर लिखवाना चाहता है मुझसे। हमजोली कहता है क्या बात हुआ भाई, क्या बात हुआ शायर साहब, क्या बात हो गई शायर साहब। तो शायर कहता है कह कह रहा है कि हमारी ककड़ियों पर दो चार शेर लिख दो। मैंने तो कह दिया कि उस्ताद जोक से कहकर नायाब मौजू पर एक नज्म लिखवा दूं। उस्ताद जोक का भी यहाँ पर नाम आया है। ठीक, तो शायर कह रहा है अपने दोस्त से कि ककड़ी वाला मेरे से बोल रहा है कि इस पे ककड़ियों पर शेर लिख दो, लेकिन मैंने तो उससे बोल दिया कि कहो तो उस्ताद जोक से लिखवा दूं। तब नायाब तब हमजोली कहता है वाह बढ़िया ठीक कहा तुमने, अरे भाई उस्ताद जोक का नाम सुना है। हमजोली कहते हैं ककड़ी वाले से कि उस्ताद जोक का नाम सुना है। तब ककड़ी वाला कहता है हम क्या जाने हुजूर, गवार आदमी जो ठहरे। हमजोली कहता है बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, अगर तारीफ करें तो जरे को आफताब सूरज बना दे यानी आफताब बना दे। ककड़ी वाला कहता है कि इतने बड़े शायर, भला वह सड़ी सी ककड़ी पर क्या शेर कहेंगे। हंसते हुए दोनों किताब वाले की दुकान पर चले जाते हैं। कौन कौन, शायर और हमजोली। ठीक, इस तरह बातचीत होती है ककड़ी वाले की, लेकिन वो राजी नहीं होते और शायर और हमजोली दोनों किताब वाले की दुकान पर चले जाते हैं। अब तरबूज वाला आता है दाएं तरफ लड्डू वाले के पास जाकर, अरे जानते हो क्या बात थी वो ककड़े वाले की, क्या तरकीब थी बताऊं मैं। ये ककड़ी वाला अपनी ककड़ियों पर शेर लिखवाना चाहता है किसी शायर से। तब लड्डू वाला कहता है अरे तो वही शेर क्यों नहीं याद कर लेता जो मदारी ने कहा था, खा लो ककड़ी वकड़ी नहीं तो दूंगा लकड़ी। इस तरह वो मजाक करते हैं तरबूज वाला और लड्डू वाला। तरबूज वाला कहता है हाँ और क्या, दोनों हंसने लगते हैं। शायर किताब वाले की दुकान पर किताब देखते हुए मुलाहिजा कीजिए कहते हैं, यानी अब फिर से शायरी कहने वाला है वो, कि दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। किताब वाला कहता है वाह सुभान अल्लाह, सुना है जुनून पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं इन दिनों मीर साहब पर। यानी इसमें नजीर और मीर दो दो शायरों की बात होती है। ठीक, लेकिन कविताएं किसकी कविता को फेमस करने के लिए नाटक लिखा गया है,
नजीर की कविताओं को या शायरी को या नज्म को। ठीक, शायर कहता है, दम गनीमत समझिए सिर से ऊपर उम्र होने को आई है। भाई मीर साहब की अब तो हो सकता है इस उम्र में पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं, आम बात है ये तो। हमजोली कहता है, और फिर क्या क्या जमाने देखे हैं मीर साहब ने, इसी शहर में अजीबों की बेवफाई देखी, घर छोड़ा वतन छोड़ा, अब लखनऊ में गोशा नसीन है, और फिरंगियों की गार तगरी तबाही देख रहे हैं। शायर साहब, शायर कहता है, साहब शायर का कलाम उसकी जिंदगी के साथ ही तकमील यानी पूर्णता को पहुंचता है। तो ये कथन भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। शायर कहता है कि कलाम, शायर का कलाम यानी शायर की कविताएं जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती जाती है उसी तरह उसकी कविताएं भी वजनदार होती जाती हैं। ठीक, फिर फकीर आते हैं, फिर फकीर आ जाते हैं बाजार में, फकीर आते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं इस बार फकीर, जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है, सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए, और न हो काम तो उस ढब की खुशामद कीजिए। अंबिया ओलिया और रब की खुशामद कीजिए, अपने मकदूर गरज सबकी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी, सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी। तो ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, महत्वपूर्ण है। इनका क्रम आपको एक ऐसा करना दोस्तों, एक कागज में नोट्स बनाना, इन सभी पंक्तियों को क्रम के अनुसार लिख लेना, कौन सी पहले नंबर पर आई, कौन सी दूसरे नंबर पर आई, कौन सी तीसरे नंबर पर आई। इस तरह एक जगह जब लिख लोगे तो आपको पढ़ने में समझने में आसानी होगी कि कौन सी कविता कौन सी नज्म किसके बाद है। ठीक, आगे देखते हैं। ऐसा गाकर कवि फकीर लोग चले जाते हैं। फिर ककड़ी वालों का दृश्य शुरू हो जाता है। तज किरानवीस यानी वृत्तांत लेखक, एक लेखक आता है वहां पर, उसको आता हुआ देखकर ककड़ी वाला उसके पास चला जाता है और कहता है, साहब आप बुजुर्ग, मैं आपके सामने लौंडा, आपका दिमाग जैसे आसमान पर सूरज, मेरी हैसियत जैसे जमीन पर उड़ती खाक। यानी अभी वो अपनी बात रखने के लिए पहले उसकी क्या कर रहा है, उसकी खुशामद कर रहा है, जैसा फकीर कह के गए थे ना वैसा कर रहा है। अब वो खुशामद कर रहा है, चापलूसी कर रहा है। ठीक, छोटा मुंह बड़ी बात, गुस्ताखी माफ कीजिए, मेरी एक छोटी सी अर्ज सुन लीजिए। अब जो वृत्तांत लेखक यानी तज किरानवीस आता है उसकी तरफ देखता है और त्योरी चढ़ाकर चुपचाप आगे बढ़ जाता है और किताब वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। और जब तजकिरनवीस यानी वृत्तांत लेखक ककड़ी वाले की तरफ देखता भी नहीं है ठीक से, उससे बोलना तो दूर, तब ये दृश्य शायर देखता है और शायर कहता है, गरीब सुबह से आपकी राह तक रहा है कि आप आए तो आपसे दो चार शेर अपनी ककड़ी पर लिखवाएं, और आपने उसकी बात का जवाब तक देना गवारा नहीं किया। तब तजकिरानविस कहता है कि मैं ऐसे वैसों से बात करके अपनी जबान खराब करना नहीं चाहता। तब किताब वाला कहता है, आप भी मानो मीर साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हो, गोया का मतलब मानो, आप भी मानो मीर साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हो। सुना है दिल्ली से लखनऊ के सफर में मीर साहब एक लखनवी के साथ एक ही इक्के पर हम सफर थे, यानी एक इक्के पर मीर साहब बैठे थे और एक लखनवी बैठे थे, लेकिन सारे रास्ते खामोश ही रहे, कहीं जबान न बिगड़ जाए, इस चक्कर में उसने लखनवी से बात ही नहीं की मीर साहब ने। और वैसा ही कौन करता है, तजकिरानवीस। तजकिरानवीस कहता है, साहब यही रवायतें तो हैं कि आगे चलकर शायद जबान और शेरी अदब को जिंदा रखेगी, वरना बर्बादी में कसर कौन सी बाकी रह गई। साहब सुना है कलाम पाक का
रेख्ता तजुर्मा में आया है। अब दुकान वाले से कह रहा है कोई कलाम पाक का रेख्ता तजुर्मा में आया है, कोई किताब के बारे में तलाश कर रहा है लेखक। ठीक, किताब वाला कहता है जी हाँ साहब शरीफ, जी हाँ शाह रफीउद्दीन साहब का तजुर्मा मौजूद है। शायर कहता है तरक्की का दौर आ रहा है मौलाना। तब किताब वाला कहता है तरक्की कह लीजिए या तनज्जुल, बहरहाल जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। मशीनें आ गई, जगह जगह छापे खाने खुल रहे हैं। और सुना है कलकत्ते में एक फिरंगी है जो संस्कृत, फारसी, उर्दू और दीगर यानी अन्य हिंदुस्तानी जबानों में बड़ी महारत रखता है। ऐसा एक व्यक्ति है कलकत्ता का एक फिरंगी, उसने एक मदरसा खोला है। कौन सा? फोर्ट विलियम कॉलेज। इसका नाम क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज। किसका जिक्र आया है इसमें? फोर्ट विलियम कॉलेज का। वहां इन जबानों में दर्स यानी शिक्षा दी जाती है फोर्ट विलियम कॉलेज में। अब ये वाक्य चलता रहता है, इतने में दाएं रास्ते से एक ग्राहक आता है। ग्राहक कहता है तज़किरा-उन-नवीस को किताब वाला समझकर, साहब मुंशी मिर्जा मेहदी का नादिरनामा होगा आपके यहाँ? तब किताब वाला कहता है नादिरनामा तो नहीं है, अलबत्ता उसका तर्जुमा उर्दू में हुआ है, तारीख नादरी वह मौजूद है। ग्राहक फिर पूछता है और किस्सा लैला मजनू है? किताब वाला कहता है किस्सा लैला मजनू भी अमीर खुसरो का खत्म हो गया, मगर हैदरी साहब का उर्दू का तर्जुमा अभी अभी आया है। ग्राहक कहता है, यहाँ पर दोस्तों नाटक में ग्राहक को गाहक की लिख रखा था, तो ग्राहक कहता है कि जरा दिखाइए। किताब वाला ग्राहक को अंदर लेकर जाता है। इतने में क्या होता है, देहातियों की एक टोली रंगीन कपड़े पहने बलदेव जी का मेला नाम की नज्म गाती हुई बाएं रास्ते से आती हैं। स्टेज के बीच में जमकर गाती हैं। क्या गाती हैं? क्या वह दिलबर कोई नवेला है, नाथ है और कहीं वह चेला है, मोतिया है चमेली बेला है, भीड़ अम्बो है अकेला है, शहरी कस्बाती और गवेला है, जरा असरफी है पैसा धेला है, एक क्या क्या वह खेल खेला है, भीड़ है खलकतों का रेला है, रंग है रूप है झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, जोर बलदेव जी का मेला है। टोली गाती हुई दाईं तरफ से निकल जाती है। ठीक, अब क्या दृश्य आता है कि एक हसीना बेनजीर बाजार में आती है, माथे पर कसकाया टीका तिलक, हाथ में फूलों का गजरा, उसके पीछे पीछे एक सोहदा यानी एक आशिक लगा हुआ आता है। ठीक, सौदा कहता है उसको देखकर कि ए दिले आराम, जय सीताराम। बेनजीर मुस्कुराकर कहते हैं क्या चाहते हो? तब वो कहता है कि अर्जे हाल, हाल सुनाओ। बेनजीर कहती हैं फरमाओ। सौदा कहता है कि श्री रामचंद्र ने लंका को फतह किया और तुम्हारे सूरमा हुस्न ने मेरे दिल का गढ़ फतह किया। रे छेल छबीली तुझे किस नाम से पुकारूं? तो बेनजीर कहते हैं हमको, क्या मैं जनाब का इसमें शरीफ दरियाफ्त कर सकती हूँ? तो सौदा कहता है मुझे बद्रे मुनीर कहते हैं। और रहने वाली तुम कहाँ की हो? तो कहती हैं मैं हुस्नपुरा की रहने वाली हूँ। और आप? तो ये कहता है मैं इश्क नगर का रहने वाला हूँ। और दोनों इस तरह बातचीत करके चले जाते हैं। इस दृश्य से अगला दृश्य आता है तज़किरा-नवीस। कहता है कि मीर साहब कोई 30 बरस बाद अपने वतन मालूफ यानी मूल इस जन्म स्थान यानी दिल्ली वापस आए। कहने लगे कि सुभान अल्लाह, यह वह सर हैं कि जिसके हर कूचे यानी गली में आरिफ कामिल फाजिल शायर मुंशी
और दानिशमंद थे। आज वहां कोई ऐसा नहीं कि उसकी सोबत से लुत्फ उठाऊं। यानी पहले आगरे में ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग थे, लेकिन अब कोई नहीं है। इतने में अब दृश्य बदलता है और कुछ हिजड़े गाते हुए आते हैं बाजार में, ठीक, मंच पर आते हैं और गाते हैं। थे घर जो ग्वालिनों के, लगे घर से जा बजा, जिस घर को खाली देखा उसी घर में जा फिरा। माखन मलाई दूध जो पाया सो खा लिया, कुछ खाया कुछ खराब किया कुछ गिरा दिया। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन। तो ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। फिर आता है, फिर एक और दृश्य आता है बाजार का। दरोगा आता है अब बाजार में, ठीक। दरोगा आता है जो जो लड़ाई लड़े थे, झगड़ा हुआ था जिनके बीच में, उनको पकड़ने आता है, ठीक। क्या होता है दरोगा आने पर, देखते हैं अब नाटक में। अभी अभी मुझे रपट मिली है कि दुकानदारों में आपस में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ इसी चौराहे पर। किताब वाला कहता है, अजी वह एक ककड़ी बेचने वाले की सब शरारत थी, दुकानदार बेचारे मुफ्त में पिसे। दरोगा कहता है, बहरहाल जो भी हुआ ठीक है, लेकिन फैसला यह हुआ है कि 1-1 रुपया हर दुकानदार को जुर्माना देना पड़ेगा। सभी दुकानदार से जुर्माना वसूल किया जाएगा 1-1 रुपये का। कितना जुर्माना लेता है? 1-1 रुपये का। दरोगा कहता है तरबूज वाले से कि यह ककड़ी वाला कौन था और इस वक्त कहाँ है, यानी ककड़ी वाले के बारे में तलाश कर रहा है अब दरोगा। तरबूज वाला कहता है कि यही होगा हुजूर, आता ही होगा अभी, ठीक। अब नजीर नजीर की नवासी आती है अब बाजार में, ठीक। नजीर की नवासी, जो नजीर लेखक हैं, शायर हैं, उसकी नवासी आती है बाजार में। कौन है नवासी? एक 9-10 बरस की लड़की है, ठीक। 9-10 बरस की लड़की है और गाती हुई आती है बाजार में। क्या गाती हुई आती है? ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन। और ये गाती हुई भोलाराम पंसारी की दुकान पर आ जाती हैं और उससे कहती हैं, चाचा नाना ने आम का अचार मंगवाया है, ठीक। नाना ने तो नजीर कौन है? इस लड़की के नाना हैं, ठीक। नजीर की नवासी है, ठीक। आम का अचार मंगवाया है। तो ये फैक्ट भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, कौन सा अचार मंगवाया था? आम का अचार। तब पंसारी कहता है, कहाँ है मियाँ नजीर? शहर में अंधेरा हो रहा है, उनसे कहो इस जुल्म पर भी एक कविता लिखें। बैठे बिठाए हम लोगों पर रुपल्ली जुर्माना हो गया, यानी 1 रुपए का जुर्माना हो गया। और जब ये कहता है और फिर अचार लेके नवासी चली जाती हैं। अब हम जोली कहता है कि मौलाना आपकी नजर में मियाँ नजीर शायरों में क्या हैसियत रखते हैं? तब तज़किरनवीस कहता है, खुश मिजाज हर शख्स से हंसकर मिलने वाले हैं वे, ऐसा कि शायद जिसकी मिसाल दुनिया में मुश्किल मिलेगी ऐसे नज़ीर। लेकिन शायरी चीज़ें कहता है, लेकिन शायरी आज चीज़ें दिगर अस्त, यह दूसरी चीज़ हैं, यानी लेकिन शायरी दूसरी चीज़ हैं। फो हस कलामी अश्लील लेखन हर्जा गोई, यानी बकवास, अश्लीलता, फुहड़पन, फक्कड़पन, इब्तिजाल और अमियाना मजाक, यानी साधारण रुचि की तुकबंदी को हमने शेर नहीं माना। मियाँ नजीर को शायर मानना उन पर बहुत बड़ा लांछन होगा। सोहरा के तज़किरे में इनकी कोई जगह नहीं। यानी तज़किरनवीस कहता है कि नजीर, मियाँ नजीर का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि वो सबसे हंसकर मिलते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन मियाँ शायरी दूसरी चीज है। उनकी शायरी देखोगे तो अश्लीलता दिखेगी, उनकी शायरी में बकवास दिखेगी, फक्कड़पन दिखेगा, फुहड़पन दिखेगा। मैं ऐसे कवि को कवि नहीं मानता, लेखक को लेखक नहीं मानता, ऐसा कहता है तज़किरनवीस।
ठीक है, उनकी बात समाप्त होती है। अगला दृश्य आता है, लड़की वापस आती है नवासी नजीर की नवासी, और पंसारी के पास आती है और कहती है, चाचा नाना ने अचार वापस कर दिया। लाला जी कहते हैं, क्यों? लड़की हंसती हुई हंसी दबाते हुए, ये पढ़ लीजिए, कुछ लिख के भेजता है नजीर। और बर्तन वाला कहता है, क्या बात है लाला जी? तब लाला जी कहता है, सुनो, मियाँ नजीर ने एक नई नज्म कही है। क्या कही है? कि फिर गर्म हुआ आन के बाजार चूहों का, हमने भी किया खांचा तैयार चूहों का, सर पांव कुचल कुट के दो चार चूहों का, जल्दी से कचूमर सा किया मार चूहों का, क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। बरसात में बिकने लगा 25 रुपए शेर, जाड़ों में यह बिकता रहा 32 रुपए शेर, क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। तो दोस्तों, अचार चूहों का अचार बन गया है। जिसको लेना हो नजीर से संपर्क करें। ठीक, अचार चूहों का। और अभी कौन से दिन है? सर्दी के दिन है, जाड़ों के दिन है। तो कितने रुपए मिलेगा आपको? ये 32 रुपए शेर में। ठीक, तो जिसको लेना हो नजीर से संपर्क करें। तो ये एक लाइन आपको याद में रखनी है दोस्तों, कि फिर गर्म हुआ आन के बाजार चूहों का। ठीक, ये कौन से क्रम पर है आपको ध्यान में रखना है। एक साथ सभी को लिख लेना है। जितने भी फकीर या कोई टोली गाती हुई आती है, कोई भी गाता हुआ आता है या हिजड़ा गाता हुआ आता है, उनके सभी को एक साथ लिख लेना है आपको क्रम वाइज। ठीक ठीक, एक क्रम के अनुसार आपको लिख लेना है सभी को। और आपको ध्यान में रखना है कौन सी लाइन पहले कौन सी लाइन बाद में, क्योंकि प्रश्न बन सकता है यहाँ से। ठीक, आगे देखो, हंसी से बेकाबू हो जाता है और दोने में से मसाले के से लथपथ एक चूहा निकलता है। यानी सचमुच में एक चूहे का अचार बेचता है नजीर। शायर कहता है इस दृश्य को देखकर कि सुन लिया हुजूर, यह मियां नजीर का मुआरे सुकन, यानी काव्य कौशल का स्तर देखो कैसा है, कितना घटिया है। शाम हो रही है कोठे पर, अब दृश्य बदलता है। ठीक, कि शाम हो रही है कोठे पर महफिल जमने लगी है, अंदर से सौदा यानी एक आशिक आता है, उसके पीछे बेनजीर आती है। आशिक कहता है, सौदा कहता है, एक गुल अंदाम फूल जैसी बाकायदा तारुक तो हो चुका, अब कुछ सुनाओ। बेनजीर कहती हैं, अच्छा तो मियां नजीर की एक चीज सुनिए। मियां नजीर की एक गाती हैं एक नज्म या कुछ भी शायरी। ठीक, बेनजीर गाती हैं, बेदर्द सितम गर्ब बेपरवा बेकल, चंचल चटकीली सी, दिल सख्त कयामत पत्थर सा, और बातें नर्म रसीली सी, चितवन की दगा नजरों की कपट, सीनों की लड़ावट जैसी है, यह होश कयामत काफिर का, जो बात कहूं सब वह सब समझे, रूठे मचले सो स्वांग करे, बातों में लड़े नजरों से मिले, चंचल अचपल मटके सर खोले ढांपे हंस हंस के, बाहों की झटक घूंघट की अदा, जोबन की दिखावट वैसी है। तो ये नजीर की, किसकी है? नजीर की नज्म है। कौन गाती है? बेनजीर। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखनी है लाइनें, बेदर्द सितमगर बेपरवाह बेकल चंचल चटकीली सी। ठीक, आगे देखो, अब फिर दृश्य बदलता है और बाजार में ककड़ी वाले के पास दरोगा आ जाता है। ठीक, दरोगा ककड़ी वाले के पास आता है और कहता है, इतनी देर से कहाँ था तू? ककड़ी वाला कहता है, फेरी पर था हुजूर, सरकार मेरा कोई कसूर नहीं, वह लड्डू वाला मुझे मारने के लिए खड़ा हो गया था। तब दरोगा कहता है कि मेरे आदमी तहकीकात कर रहे हैं कि क्या किसका कसूर था और किसका कसूर नहीं था, लेकिन तुम फिलहाल जुर्माना थाने में जमा करवा दो। ककड़ी वाला कहता है, दारोगा जी सवेरे से कुछ नहीं बेचा है। और दृश्य बदलता है, दरोगा चला जाता है, वो विनती विहार करता रहता है। ठीक, फकीर गाते हुए आते हैं। अब दृश्य आता है, फिर फकीर आ जाते हैं। फकीर गाते हैं कि पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फकीर भी करता सवाल है, पैसा ही फौज पैसा ही जाहो जलाल है, पैसे ही का तमाम ये तंगो दवाल है, पैसा ही रंग रूप है
पैसा ही माल है, पैसा ना हो तो आदमी चरखे की माल है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, पैसा ना हो तो आदमी चरखे की माल है। ठीक, ये गा के चले जाते हैं फकीर। अब दोस्तों दूसरा अंक स्टार्ट हो गया, दूसरा अंक आ गया, पहला अंक समाप्त। ठीक, दूसरा अंक देखते हैं। पर्दा उठने से पहले फकीर उसी तरह हाल में से गुजरकर पर्दे के सामने खड़े होकर बंजारा नामा सुनाते हैं। दूसरे अंक की शुरुआत किससे होती है? बंजारा नामे से। आखिरी बंद पर पर्दा उठता है। क्या गाते हैं फकीर? गाते हैं, शुक हिरसो हया को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा, कज्ज का अजल का लूट है, दिन रात बजाकर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बैल सुतुर, क्या गोई पल्ला सरभारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो ये पंक्ति, इसका शीर्षक है, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये गाते हुए फकीर चले जाते हैं। सुबह हो रही है, कुछ दुकानदार आ चुके हैं, कुछ दुकानें खोल रहे हैं और फेरी वाले आवाज लगा रहे हैं। अब फिर वही दृश्य आ जाता है बाजार का। आज सुबह ही सुबह सिपाही बाजार में क्यों चक्कर लगा रहे थे? ककड़ी वाला पूछता है लड्डू वाले से कि सुबह सुबह सिपाही बाजार में क्यों चक्कर लगा रहे थे? तो लड्डू वाला कहता है, अबे कालिए, तुझे पकड़ने के लिए आए होंगे। तब ककड़ी वाला कहता है, अबे आने दे, तुझे क्या पड़ी है? मैं तो कहता हूँ अच्छा है साले पकड़ के ले जाएं। पेट पर पत्थर बांधे दिन भर टांगे तोड़ता रहता हूँ, इससे अच्छा है हवालात में बैठे बैठे आराम से खाओ, मौज करो और जलने वाले जला करें। ककड़ी वाला कहता है, ठीक। फिर दृश्य बदलता है। अब पतंग वाला तोते का पिंजरा हाथ में लिए गुनगुनाता हुआ आता है और दुकान खोलता है। पतंग वाला कहता है, मुबारक हो रामू, सुना है तेरे हाँ लड़का हुआ और खूब ढोलक बजी। तब बर्तन वाला कहता है, अरे भाई तुम कहाँ चले गए थे? तो रामू कौन है? बर्तन वाला। दोस्तों ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, बर्तन वाले का क्या नाम है? रामू। ये प्रश्न बन सकता है, प्रश्न बन जाएगा कि बर्तन वाले का नाम क्या है? रामू नाम है। ठीक, तब बर्तन वाला कहता है, लो बर्फी खाओ, लो खाओ थोड़ी सी, बहुत मीठी है। तभी एक लड़का हमीद आता है वहां पर और किताब वाले के पास, किताब वाला कहता है हमीद को देखकर, हमीद को देखकर कहता है कि ये मियाँ जरा इधर आना, लड़के बैठो। मौलवी साहब हाथ से अपने पास बैठने का इशारा करते हैं। लड़का उनसे दूर हटकर बैठता है और किताब वाला पूछता है, हमीद नाम है ना तुम्हारा? हमीद नाम है ना तुम्हारा? लड़का कहता है, हाँ जी भाई, हमीद नाम है मेरा। किताब वाला कहता है, मौलाना जरा इस लड़के के मुंह से उस्तादों का कलाम सुनिए, जैसी शक्ल पाई है बखुदा वैसी ही आवाज है। यानी हमीद एक अच्छा गाने वाला है। तब लड़का कहता है कि क्या सुनाऊं मौलाना? किताब वाला कहता है, अपनी मर्जी से सुना दो यार कुछ भी। तब लड़का एक गजल सुनाता है, बड़े सुरीले ढंग से गाता है। दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर पास आ जाते हैं, राहगीर रुक जाते हैं। क्या गाता है? कासिद तू मेरा नाम तो लीजो न, लेकिन कहना कोई मरता है तेरे चाहने वाला, जैसा कि वह ही मुझसे खफा रूठा चला था, अल्लाह ने क्यों जब ही मुझे मार न डाला, हम तुझसे इसी रोज को रोते थे नजीर। इसकी है नजीर की, आह क्यों तूने पढ़ा इसको मोहब्बत का रिसाला। तो ये लड़का गाता है। फिर हम जोली कहता है, भाई क्या कहने, हमें मियाँ नजीर के इस कलाम की खबर न थी। शायर और हम जोली दोनों चले जाते हैं इस कविता, इसकी गजल सुनकर चले जाते हैं और लोग अब पतंग वाले की दुकान पर जमा हो जाते हैं। पतंग वाला गवैये को अपनी दुकान पर बिठाता है, यानी हमीद को बुला लेता है। लड़का कहता है, आप फरमाएं मैं क्या सुनाऊं? यानी पतंग वाला बुलाकर कहता है कि भैया तुम हमें भी कुछ सुना दो। तो लड़का कहता है, भाई क्या सुनाओ तुमको?
पतंग वाला कहता है वही नज्म सुनाओ तैराकी वाली, और क्या, तैराकी वाली सुना दो बस, और क्या। तब लड़का गाता है कि अदना गरीब मुफलिस जरदार पेरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पेरते हैं। जाते हैं उनमें कितने पानी में सांप सोते, कितनों के हाथ पिंजरे कितनों के सर पे तोते, कितने पतंग उड़ाते कितने सुई पिरोते, हुक्के का दम लगाते हंस हंस के साथ होते, सौ तरह का कर कर बिस्तार पेरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पेरते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस आगरे में क्या क्या ये यार पेरते हैं। ठीक। कौन गाता है? हमीद गाता है। नज्म के दौरान बहुत से लोग जमा हो जाते हैं, जिनमें से एक खोमचे वाला भी शामिल हैं। तब पतंग वाला कहता है, गाता है तब वह, वाह वाह मियाँ यही कलाम तो दिल को लगता है। सब कहते हैं वाह वाह क्या कहने। पतंग वाला कहता है अच्छा कोई चीज अपनी पसंद की भी सुनाओ। तब लड़का गाते हुए सुनाने लगता है कि पहले नाम गणेश का लीजे शीश नवाए, जासे कारज सिद्ध हो सदा महरुत लाए, बोल बचन आनंद के प्रेम प्रीत और चाह, सुन लो यारों ध्यान धर महादेव का ब्याह, खुशी रहे दिन रात वह कभी न हो दिलगीर, महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नजीर। तो नजीर की है ये भी। ठीक। सब जो कविताएं फकीर गाते हैं, टोली गाती हुई आती हैं, या लड़का हमीद गाता है, किसकी हैं? सब नजीर की हैं। ठीक। पतंग वाला कहता है कि कुछ और सुनाओ मियाँ, तबीयत मुझ महिल सी सुस्त ढीली हो गई। लड़का कहते हैं, गाता है, कहते हैं जिसको नजीर सुनिए टुक उसका बयां, था वह मुअल्लिस गरीब बुजदिल व तनसीदा जां, सुस्त रविस पस्ता कद सांवला हिंदी नजाद, तन भी कुछ ऐसा ही था कद के मुआफिक अया। इस तरह कुछ नजीर की जानकारी देता है, इस तरह नज्म में वो, शायरी में। और जब ये जानकारी देता है गाते हुए, तब सब कहने लगते हैं कि वाह वाह, वाह भाई वाह क्या गाता है रे तू, क्या आवाज है, क्या दम है रे तेरी आवाज में, क्या गम है। इस तरह सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। मदारी फिर आता है। अब इस बार पहले बंदर लेके आया था, इस बार रींछ लेकर आता है। वो रींछ लिए हुए आता है, उसके पीछे बच्चे, रींछ का नाच होता है। ठीक। यानी बाजार में मदारी रींछ लेकर आता है, और उसके पीछे दौड़े दौड़े बच्चे आते हैं, फिर जमा होते हैं, फिर रींछ का नाच दिखाता है मदारी। क्या करता है, जब हम भी चले साथ चला रींछ का बच्चा, कल राह में जाते जो मिला रींछ का बच्चा, ले आए वही हम भी उठा रींछ का बच्चा। इस तरह कुछ पंक्तियां कहता है, और नाच दिखाकर मदारी चला जाता है। फिर ककड़ी वाले आ जाते हैं, दृश्य ककड़ी वालों पर आ जाता है। पतंग वाले से कहता है, मियाँ कहाँ रहते हैं ये हजरत नजीर। पतंग वाला कहता है, क्यों, क्या बात है। ककड़ी वाला कहता है, वह बात यह है कि ऐसे यानी कुछ कहता नहीं है। फिर पतंग वाला कहता है, आखिर मतलब क्या है भाई, क्या कहना चाहते हो तुम। ककड़ी वाला कहता है, मैं अपनी ककड़ी पर दो चार शेर लिखवाना चाहता हूँ उनसे। तो पतंग वाला कहता है, बेगम बादा का महल देखा है। ककड़ी वाला कहता है, जी नहीं। पतंग वाला कहता है, कहाँ के रहने वाले हो। ककड़ी वाला कहता है, दिल्ली के पास का रहने वाला हूँ भाई मैं तो। तब पतंग वाला कहता है, अच्छा मोहल्ला ताजगंज देखा है आपने। तब ककड़ी वाला कहता है, जी हाँ हुजूर देखा है। तब पतंग वाला कहता है, वहां पहुंचकर किसी से मालिकों वाली गली पूछ लो, और बेगम बांदा के महल पहुंच जाओ। महल के बराबर ही एक छोटा सा मकान है, वह मियाँ नजीर का है। तब पतंग वाला फिर कहता है, हामिद और उन लोगों को सुनाते हुए जो अब तक वहां जमा थे। पतंग वाला कहता है कि मियाँ नजीर की निगाह में
उस आदमी मियाँ नज़ीर की निगाह में आदमी आदमी में कोई फर्क नहीं, चाहे वह पतंग बनाने वाला हो, चाहे किताब बेचने वाला, उनके लिए तो बस आदमी ही है। यानी नज़ीर का व्यक्तित्व कैसा है, वह किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक। ककड़ी वाला, अब देखो ककड़ी वाले को पता चल गया नज़ीर कहाँ रहता है, तो क्या होता है, ककड़ी वाला नज़ीर के पास जाता है और अपनी ककड़ियों पर शेर लिखवा लाता है। ठीक। और जैसे आता है लिखवा के, फिर वो बाजार में आता है। अब उसका वर्णन देखो, ककड़ी वाला बहुत तेजी से दाखिल होता है, चेहरा खिला हुआ, होठों पर गाना, उसके पीछे बच्चे शोर मचाते हुए कतार में अंदर आते हैं। तो ककड़ी वाला क्या कहता है, ककड़ी वाला पान वाले की बेंच पर बैठ जाता है और बड़े सुरीले ढंग से गा गा कर ककड़ी बेचता है। नज्म का हर बंद दो चार लोगों को ककड़ी का ग्राहक बना ही लेता है। ककड़ी वाला कहता है, क्या कहता है, क्या खूब नरमो नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और जिसमें खास काफिर इस्कंदरे की ककड़ी, क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली पतलियां हैं, गन्ने की पोरियां हैं, रेशम की तकलियां हैं, फरहाद की निगाहें, सीरी की हंसलियां हैं, मजनू की सर्द आहें, लैला की उंगलियां हैं, क्या खूब नरमो नाजुक इस आगरे की ककड़ियां हैं। तो ये कविता, ये शेर, ये शायरी लिखवा के लाता है अपनी ककड़ियों के लिए। और होता क्या है, जैस इस कविता के साथ जब वो ककड़ी बेचता है तो उसकी सारी ककड़ियां बिक जाती हैं। ठीक। ये नज़ीर की कविता का प्रभाव बताया, इस तरह फेमस करने की कोशिश करता है लेखक उसकी कविताओं को। ककड़ी वाला गाता नाचता निकल जाता है। ठीक। अब पतंग वाला आता है, बेनी प्रसाद से कहता है, सुन लिया बेनी प्रसाद, अब बताओ ककड़ी के मौजू पर इससे बेहतर नज्म हो सकती है। तब बेनी प्रसाद कहता है, भाई शेरो शायरी का यह मेयर, यह स्तर मानदंड बहुत बुलंद है। ठीक। अब होली वाले गाते हुए आते हैं। ठीक। क्या गाते हैं, हो नाच रंगीली परियों का, बैठे हो गुलरू रंग भरे, कुछ भीगी ताने होली की, कुछ नाजो अदा के ढंग भरे, दिल भूले देख बहारों को और कानों में आहंग भरे, कुछ तबले खड़के रंग भरे, कुछ ऐस के दम मुँह चंग भरे, कुछ घुंघरू ताल छनकते हो, तब देख बहारें होली की। तो तब देख बहारें होली की, होली का गीत गाते हुए आते हैं कुछ लोग। ठीक। आगे देखो, फिर एक और गीत गाते हैं, वो क्या गाते हैं, गाते हैं सुनिए, दुनिया में बादशाह हैं सो है वह भी आदमी, और मुफलिसों गदा, यानी दरिद्र और भिखारी हैं सो है वह भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वह भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वह भी आदमी, है आदमी ही साहबे इज्जत भी और हुकीर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी कहाता है ये नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वह भी आदमी। यानी दुनिया में बादशाह हो सो है वह भी आदमी। तो ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है, सबके नाटक में सबके अंत वाली पंक्ति है, सबसे लास्ट वाली। ठीक। और इस तरह सुना के चले जाते हैं लोग, और गाने वालों की आवाज और साजों की ध्वनि अचानक बहुत ऊंची उठती है और बहुत तेजी से पर्दा गिर जाता है, और यहीं पर द एंड हो जाता है नाटक का। ठीक। ठीक, द एंड। ये नाटक था दोस्तों, आप सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, किस तरह लोग आते हैं एक के बाद जाते हैं, आते जाते हैं बाजार में, कोई गाना गाते हुए आता है, कोई गाना गाते हुए जाता है। ठीक। ककड़ी वाला जो कि इसमें ज्यादा चर्चा का पात्र बना लड़ाई के कारण, और फिर वो कविता भी लिखवा के लाता है। ठीक। तो ककड़ी वाले का आपको ध्यान में रखना है, कविता कौन लिखवाता है अपनी ककड़ी पर, ककड़ी वाला कविता लिखवाता है। ठीक। तो ये थी, और इसका नोट्स बना लेना है।
और इसमें कुछ जो मोस्ट लगाए हैं मैंने, उसको ध्यान से पढ़ना उस फैक्ट को, ठीक। और इसके अलावा दोस्तों ये जो कविताओं की या नज्म की पंक्तियां हैं, इनको आप अलग से एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। उसमें सभी नज्म की पहली दो दो पंक्तियां उसको लिख लेना क्रम से। आप इस तरह ध्यान रख पाएंगे उसको। तो ये आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।